Hello students, this is Komal ma'am from AS Tutorials and today we'll be studying about federalism. हम फेडरलिज्म के बारे में आज पढ़ेंगे, बट फेडरलिज्म स्टार्ट करने से पहले हम एक बार पावर शेयरिंग, दैट इज़ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सो पावर शेयरिंग में हम लोगों ने दो कंट्री की स्टोरीज़ के बारे में पढ़ा था. वी स्टडीड अबाउट श्रीलंका एंड बेल्जियम. हमने देखा कि कैसे श्रीलंका एंड बेल्जियम विच वेर स्मॉल कंट्रीज़ एंड उनका जो एथनिक कंपोजिशन था दैट वाज डिफरेंट. तो कैसे उन कंट्रीज़ ने अपने एथनिक कंपोजिशन को एकोमोडेट किया था, उसके बारे में हमने पढ़ा था. फर्स्ट वी स्टडीड अबाउट दी श्रीलंका. श्रीलंका ने मेजॉरिटी रूल फॉलो किया. दे वर कंटिन्यूसली नेग्लेक्टिंग द विशेज़, द डिमांड्स मेड बाय द माइनॉरिटी, एंड जिसकी वजह से इन द एंड श्रीलंका को सिविल वॉर फेस करना पड़ा. लाइफ, प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमी सबका बहुत लॉस हुआ था. एंड एट द सेम टाइम हम लोगों ने बेल्जियम के एग्जाम्पल के बारे में स्टडी किया था. वी सॉ कि वहाँ पर भी एथनिक कंपोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स था, बट वहाँ के लीडर्स ने इस कंपोजिशन को प्रॉपर तरीके से एकोमोडेट किया. वी सॉ के कैसे 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के बाद बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने एक प्रॉपर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट रेडी किया. एंड ड्यू टू दैट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बेल्जियम के अंदर पीस थी. पीपल वेर लिविंग विद पीस एंड हारमनी, एंड कंट्री में सिविल वॉर जैसा सिचुएशन नहीं आया. सो वी सॉ कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी था. देन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट दी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. सो टोटल 4 फॉर्म्स थे: हॉरिजॉन्टल डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन, व्हेन द पावर्स आर डिवाइडेड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, एंड लास्ट हमारा था व्हेन पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स. सो ये 4 फॉर्म्स हम लोगों ने पढ़े थे. हमारा फर्स्ट फॉर्म जो था दैट वाज हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर्स. दैट इज़ जब पावर्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में डिवाइड होते हैं. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दिस आर दी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो जब पावर्स डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड होते हैं तो इट इज़ कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल डिवीजन. हमने देखा था कि तीनों ऑर्गन्स जो है वो सेम प्लेस पर लाई करते हैं. तीनों के पास जो पावर्स है वो भी इक्वल है. तीनों एक दूसरे के वर्क के ऊपर प्रॉपर चेक रख सकते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न के हॉरिजॉन्टल डिवीजन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज चेक एंड बैलेंस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. देन उसके बाद हमने सेकेंड टॉपिक पढ़ा था दैट वाज दी वर्टिकल डिवीजन. वर्टिकल डिवीजन मतलब क्या होता है? जब पावर्स को हम डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड करते हैं. व्हेन पावर्स इज डिवाइडेड या शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट. इसको हम फेडरल सिस्टम या फिर फेडरलिज्म भी बोलते हैं. इफ़ यू रिमेंबर, तो मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था कि वी हैव द एंटायर चैप्टर ऑन फेडरलिज्म. हमारा सेकेंड चैप्टर जो है वो फेडरलिज्म के बारे में है. सो जब पावर्स हम शेयर करते हैं बिटवीन सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, तो उसको हम क्या कहते हैं? फेडरल गवर्नमेंट और फेडरलिज्म बोलते हैं हम उसे. देन हमारा थर्ड फॉर्म था डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, एंड हमारा लास्ट फॉर्म क्या था? इन डिफरेंट ग्रुप्स, दैट इज़ द इंडस्ट्रियलिस्ट. देन उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज थे, प्रेशर ग्रुप्स थे, मूवमेंट्स थे. सो दिस आर दी वेज जिसमें हमें पावर्स को हम शेयर कर सकते हैं. दिस वर दी फॉर्म्स जिसमें हम पावर शेयर कर सकते हैं. नाउ इस चैप्टर में हम सेकेंड फॉर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं. दैट इज़ जब पावर्स को हम डिफरेंट लेवल में शेयर करते हैं. सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल में जब पावर शेयर किए जाते हैं तो इट इज़ कॉल्ड एज फेडरलिज्म. और हमारा ये जो चैप्टर है वो कौन सा है? फेडरलिज्म. तो चारों फॉर्म्स में से हम सेकेंड फॉर्म दैट इज़ वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर के बारे में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि मेरा पहला क्वेश्चन ही क्या है? व्हाट इज़ फेडरलिज्म. तो अब तक हमें एक रफ आइडिया मिल चुका है कि फेडरलिज्म इज़ द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. जब पावर्स डिफरेंट लेवल के बीच में शेयर होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फेडरलिज्म बोलते हैं. सो लेट्स गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म इज़ द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी इज सेंट्रल गवर्नमेंट, या उसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द स्टेट.
अभी ये डिफरेंट यूनिट्स क्या होते हैं, दिस आर स्टेट्स, दिस आर यूनियन टेरिटरीज, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स बोल सकते हैं. सो फेडरलिज्म का डेफिनेशन क्या है, फेडरलिज्म is the system of government in which power is divided between a central authority and various constituent units of the country. That is, power किसके पास होते हैं, सेंट्रल, मतलब यूनियन गवर्नमेंट भी हम उसको बोल सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं. तो जब पावर्स सेंट्रल अथॉरिटी, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, दैट इज डिफरेंट स्टेट्स के साथ में शेयर होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं. ओके, सिंपल वर्ड्स में भी यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है. इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन पावर्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 or more level of government, also called as vertical division of power, is called federalism. जब भी पावर्स दो या दो से ज़्यादा लेवल्स में डिवाइड होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म. सी इंडिया के अंदर भी नो के 3 लेवल्स हैं हमारे पास, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल. लोकल गवर्नमेंट इज़ विलेज में पंचायत होते हैं, गेटिंग सिटीज़ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ होती है. सो इसको हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं. सो एक बार विल अगेन गो थ्रू द डेफिनेशन कि फेडरलिज्म क्या होता है. सो फेडरलिज्म इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. सेंट्रल अथॉरिटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स मतलब डिफरेंट स्टेट्स, वेरियस स्टेट्स जो हमारी कंट्री के अंदर प्रेजेंट है, जब पावर्स उनके बीच में शेयर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, when powers are shared between 2 or more level of governments is called federalism. मतलब vertical division of power जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म. जब पावर्स डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में शेयर होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. अभी एज आई टोल्ड यू कि फेडरलिज्म के अंदर डिफरेंट लेवल्स होते हैं, करेक्ट. हमारी कंट्री में 3 लेवल्स हैं, सो हम धीरे धीरे 3rd लेवल तक आएंगे. लेट्स स्टार्ट विद 2 लेवल्स, बेसिकली जो हर कंट्री के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये 2 लेवल्स. इन फेडरलिज्म, दैट इज फेडरल गवर्नमेंट, देर आर 2 or more लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. फेडरलिज्म में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट प्रेजेंट होते हैं. पहला क्या आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट. एज आई टोल्ड यू कि सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले आएगा बिकॉज ज़्यादा पावर्स उनके पास होते हैं. सो द फर्स्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट लुक आफ्टर द मैटर्स अफेक्टिंग द नेशनल इंटरेस्ट. ये हमने लास्ट चैप्टर में भी थोड़ा सा पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स होते हैं एंड सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उन मैटर्स के अंदर इंटरफेयर करता है या फिर उन मैटर्स के लिए लॉ बनाता है, उन मैटर्स के लिए डिसीजन लेता है जो मैटर पूरी की पूरी कंट्री को अफेक्ट करने वाले हैं. जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस, द डिफेंस इज़ गोइंग टू अफेक्ट द एंटायर कंट्री, पूरी कंट्री के लिए डिफेंस का डिसीजन होता है. सो वो डिसीजन कौन लेता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट. समझ आया क्या बोला यहाँ पे, फेडरलिज्म दैट इज़ फेडरल गवर्नमेंट, दिस इज़ द गवर्नमेंट जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट रहती है. पहला कौन सा दिया हुआ है हमें, सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, इट लुक आफ्टर द मैटर्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. कोई भी चीज़ जो पूरे के पूरे कंट्री को अफेक्ट करने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट उन मैटर्स के ऊपर डिसीजन लेता है. द सेकेंड वन इज़ द स्टेट गवर्नमेंट. सेकेंड वन कौन सा है, स्टेट गवर्नमेंट. तो ऑब्वियसली स्टेट क्या करेगा, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, जो स्टेट के मैटर्स होंगे उन मैटर्स पर डिसीजन लेगी. इट विल लुक आफ्टर द डे टू डे मैटर्स ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट. सो अगर सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट गुजरात गवर्नमेंट, तो गुजरात गवर्नमेंट क्या करेगी, गुजरात गवर्नमेंट विल टेक द डिसीजंस रिलेटेड टू द रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ गुजरात. गुजरात गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजंस लिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात को अफेक्ट करने वाले हैं. उन डिसीजंस का डायरेक्ट इफेक्ट किसी दूसरे स्टेट को नहीं होगा. मे बी इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हो सकते हैं बट
जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, जो भी उनके लॉज है, उससे डायरेक्ट इफेक्ट सिर्फ किसको होगा? टू दी स्टेट ऑफ गुजरात. सो लेट्स रिवाइज इट वंस अगेन. फेडरलिज्म, फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं हम इसे. देर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट. इट लुक आफ्टर द मैटर्स अफेक्टिंग द नेशनल इंटरेस्ट, जो पूरी कंट्री को अफेक्ट करेंगे. द सेकेंड वन इज द स्टेट गवर्नमेंट. इट लुक आफ्टर द मैटर्स, डे टू डे मैटर्स ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट. स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? जो स्टेट को अफेक्ट करने वाले मैटर्स हैं उनके बारे में वो डिसीजंस लेते हैं. देन बोथ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉयज पावर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स. क्या लिखा है यहाँ पे? बोथ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉयज द पावर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स. दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा. सेम फॉर द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो, कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस डिसीजन के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा. गॉट दिस थिंग? दोनों ही लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का वर्क इंडिपेंडेंटली होता है. दोनों एक दूसरे को सजेशंस कर सकते हैं, लेकिन दे कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. सो यहाँ पे हम लोगों ने लेवल्स के बारे में स्टडी किया. आई टोल्ड यू कि हम स्टार्ट 2 लेवल से करेंगे. देन उसके बाद 3rd लेवल क्यों इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज़ लोकल गवर्नमेंट क्यों आया, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ 2 लेवल, स्टेट और सेंट्रल. सेंट्रल गवर्नमेंट वो डिसीजंस लेता है जो डिसीजन पूरे कंट्री को अफेक्ट करते हैं, एंड स्टेट गवर्नमेंट टेक्स द डिसीजंस रिलेटिंग टू द पर्टिकुलर स्टेट. दोनों ही गवर्नमेंट एक दूसरे की वर्किंग में इंटरफेयर नहीं करती हैं. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा. द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ गवर्नेंस. अभी यहाँ पे 2 टाइप के गवर्नमेंट या गवर्नेंसेस होते हैं, वो हम देखते हैं. पहला यूनिटरी गवर्नमेंट. अच्छा, ये ध्यान से सुनना, यूनिटरी और फेडरल ये क्या होता है वो हम देखेंगे. यूनिटरी गवर्नमेंट, अंडर यूनिटरी सिस्टम the powers are held only with the one level. यूनिटरी, यूनी मतलब सिंगल ही होता है, करेक्ट. सो यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होगा? जो पावर्स हैं वो पावर्स सिर्फ और सिर्फ एक लेवल के पास होंगे, एंड दैट लेवल विल बी दी सेंट्रल गवर्नमेंट. वो लेवल क्या होगा? द सेंट्रल अथॉरिटीज ऑफ द कंट्री, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट. सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स होंगे. In other words, when the central government has all the powers and the state government is the subordinate to the center, then it is called as unitary government. ध्यान से सुनना. जब मतलब यूनिटरी क्या होगा? when there is only single level of government, या फिर जब सारे पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है एंड स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ उनके अंडर वर्क कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिटरी. सी फेडरल में हमने क्या पढ़ा था कि देर आर मोर देन 2 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट और दोनों ही इंडिपेंडेंट थी. स्टेट वॉज नॉट इंटरफियरिंग इन सेंट्रल एंड सेंट्रल वॉज नॉट इंटरफियरिंग इन स्टेट. लेकिन यूनिटरी में क्या होता है? आइदर देर इज़ ओनली 1 लेवल, या फिर अगर 2 लेवल्स है भी तो कैसा होगा? पावर्स सिर्फ सेंट्रल अथॉरिटीज़ के पास होंगे, एंड स्टेट या बाकी के कोई भी अगर लेवल है तो वो सेंटर के सबऑर्डिनेट होंगे. अच्छा, सबऑर्डिनेट मतलब क्या होगा? कि डिसीजंस विल बी टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ उन डिसीजंस को इम्प्लाई करेगा, वो उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएगा. लाइक सेंटर ऐसा बॉस हो जाएगा एंड स्टेट्स फिर एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे. एम्प्लॉय मतलब जो भी बॉस ने बोला है, जो भी सेंटर ने बोला है, वो स्टेट्स को करना पड़ेगा. ऐसे फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी गवर्नमेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? यूनिटरी गवर्नमेंट. गॉट इट? यहाँ पे क्या होता है? देयर इज़ ओनली 1 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, और अगर एक से ज़्यादा लेवल है तो भी पावर्स जो है वो सिर्फ सेंटर के पास रहेंगे. स्टेट विल बी द सबऑर्डिनेट. एक बार इसको वापस हम रीड कर लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. क्या दिया हुआ है यहाँ पे? अंडर द यूनिटरी सिस्टम
the powers are held only with one level, that is the central government. In other words, when the central government has all the powers and state government is the subordinate to the center, then it is called as the unitary government. यूनिटरी क्या होता है? जब आइदर सारे पावर्स सिर्फ एक लेवल के पास हो, या फिर हम बोल सकते हैं जब सारे पावर्स सेंटर के पास हैं एंड स्टेट सिर्फ उसका सबऑर्डिनेट है, मतलब उसके अंडर वर्क कर रहा है, स्टेट के अपने इंडिपेंडेंट पावर्स नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिटरी गवर्नमेंट. क्लियर? एंड हमारा सेकेंड टाइप क्या आता है? द फेडरल सिस्टम या फेडरल गवर्नमेंट. ऑलरेडी हमने पढ़ा है बट एक बार वापस रीड कर लेते हैं. अंडर फेडरल सिस्टम द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड बिटवीन ऑल द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. फेडरल में क्या होता है? जितने भी लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं उन सबके बीच में पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड होगा. अगर कंट्री में 2 लेवल्स है तो दोनों के बीच में पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड होगा. अगर कंट्री में 3 लेवल है तो तीनों के बीच में पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड होगा. क्लियर? तो एक बार यूनिटरी और ये वापस रिवाइज कर लेते हैं हम. क्या दिया हुआ है यहाँ पे? देर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नेंस. द फर्स्ट वन इज द यूनिटरी गवर्नमेंट. यूनिटरी में क्या होता है? द पावर्स आर हेल्ड विथ ओनली वन लेवल, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल गवर्नमेंट. या फिर वी कैन से इन अदर वर्ड्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑल दी पावर्स और स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ उसका सबऑर्डिनेट होता है. क्लियर? एंड फेडरल में क्या होता है? फेडरल सिस्टम द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड बिटवीन ऑल लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. फेडरल गवर्नमेंट में पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही चीज़ें गवर्नमेंट के जितने भी लेवल्स हैं, दैट इज सेंटर, स्टेट एंड लोकल, सबके बीच में डिवाइड होते हैं. क्लियर? सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नेंस. क्या क्या पढ़ा अब तक हमने? टिल नाउ वी स्टडीड अबाउट फेडरलिज्म क्या होता है, व्हेन पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स, तो उसको हम फेडरलिज्म कहते हैं. देन उसके बाद हमने 2 लेवल्स स्टार्ट किए, सेंट्रल और स्टेट. देन थर्ड हमने पढ़ा कि कितने टाइप ऑफ गवर्नेंसेस होते हैं. तो द फर्स्ट वन वाज यूनिटरी और दूसरा था फेडरल. अब फीचर्स पढ़ते हैं. फेडरलिज्म के फीचर्स क्या है? हाउ कैन मतलब हाउ विल यू डिफाइन कि फेडरलिज्म एग्जैक्टली है क्या, एंड इसमें पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिसोर्सेज कैसे शेयर होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. पहला फीचर क्या है फेडरलिज्म का? देर आर 2 और मोर लेवल्स. लेवल्स को हम क्या बोल सकते हैं? टायर्स भी बोल सकते हैं. सो देर आर 2 और मोर लेवल्स, दैट इज टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट. फेडरलिज्म कब होगा? अगर सिंगल लेवल है तो फेडरलिज्म नहीं होगा. गेटिंग? फेडरलिज्म के लिए बेस मिनिमम कितने लेवल्स चाहिए हमें? 2, और मैक्सिमम हम कितने भी लेवल्स रख सकते हैं. सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ लेवल्स आर 2 एंड मैक्सिमम उससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं. सो देर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. ये हमारा पहला फीचर है. ओके, सेकेंड फीचर क्या है यहाँ पे? डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न्स द सेम सिटीजन. अब ऐसा तो नहीं है कि सेंटर के लिए पॉपुलेशन अलग होगा, स्टेट के लिए पॉपुलेशन अलग होगा. ऑब्वियसली नहीं. करेक्ट? सेंट्रल, स्टेट, लोकल सब एक ही सिटीज़न को गवर्न करेंगे, है ना. राइट नाउ हम सेंटर से भी गवर्न होते हैं, हम स्टेट से भी गवर्न होते हैं, लोकल अथॉरिटीज़ भी हमको गवर्न करती है. सो जितने भी लेवल्स है वो सब लेवल्स एक ही ग्रुप ऑफ सिटीजन, दैट इज सेम सिटीजन को गवर्न करते हैं. बट ईच लेवल हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन इन डिफरेंट मैटर्स ऑफ लेजिस्लेचर, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. क्या दिया हुआ है यहाँ पे? कि जितने भी गवर्नमेंट्स है वो सेम सिटीज़न, जितने भी लेवल्स है वो क्या करते हैं? सेम सिटीज़न को गवर्न करते हैं. राइट? लेकिन सबका जो एरिया ऑफ गवर्नेंस होता है वो अलग होता है. नाउ यू विल से कि एरिया ऑफ गवर्नेंस क्या होता है? सो कितने लिमिट तक पावर्स है उनके पास. गेटिंग? अभी अगर टैक्स भरना है तो कौन सा टैक्स किस गवर्नमेंट को जाएगा? हाँ, सी राइट नाउ तो इट इज़ वेरी क्लियर कि CGST है तो सेंटर को चला जाएगा, SGST है तो स्टेट को चला जाएगा. हाँ, टैक्स कौन भर रहा है? सेम सिटीज़न भर रहा है. ठीक है, लेकिन टैक्स किसके बीच में डिवाइड हो रहा है? स्टेट और सेंट्रल. अब कौन सा टैक्स किसको जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही क्लियर किया हुआ है.
सो दैट सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं हो। समझा क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे जितने भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है वो सेम सिटीज़न को गवर्न करेंगे, ठीक है, लेकिन हर लेवल का अपना एरिया ऑफ जुरिडिक्शन होगा। दैट मीन्स कितना वो लोग गवर्न कर सकते हैं, कितने पावर्स उनके पास में हैं, कौन सा टाइप का टैक्स वो लोग कलेक्ट करेंगे, ये सब चीज़ें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी स्टेटेड हैं एंड सेंटर, स्टेट एंड लोकल को उसको फॉलो करना है। इफ़ सपोज़ कोई टाइप ऑफ टैक्स है, अगर वो टैक्स पे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है कि दैट टैक्स विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो फिर आप किसी भी स्टेट में रहो वो टैक्स किसके पास जाएगा, सेंटर के पास जाएगा, ठीक है। इफ़ इट इज़ रिटर्न कि नहीं ये स्टेट का टैक्स है तो वो किसके पास जाएगा, फिर स्टेट के पास जाएगा। थर्ड पॉइंट इज द पावर्स ऑफ ईच लेवल इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, so the existence and authority of each level of each level of government is constitutionally guaranteed। अभी इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट थिंग तो उनका जो पावर्स है वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट भी ऑलमोस्ट वही सेम दिया है कि उनके जो अथॉरिटीज़ है ना, कहाँ तक वो गवर्न कर सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी रिटर्न है। कोई भी गवर्नमेंट एक दूसरे के एरिया ऑफ गवर्नेंस में इंटरफेयर नहीं कर सकती। अगर कुछ गवर्न करना, दैट इज़ डिफेंस के बारे में डिसीजंस लेना इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर इन इट। स्टेट कैन सजेस्ट, ठीक है, सजेस्ट करना डेमोक्रेसी है, वी हैव राइट टू स्पीक, हम बोल सकते हैं, हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो स्टेट कैन सजेस्ट बट स्टेट कैन नॉट फोर्स फॉर एनीथिंग। अगर कोई मैटर है विच इज़ रिलेटेड टू द नेशनल इंटरेस्ट तो उस पर फाइनल डिसीजन किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। सो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में हमको क्या दिया हुआ है कि हर एक लेवल का जो भी पावर्स होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, सो दैट किसी के साथ में भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होता। सो 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पे पढ़े। द फर्स्ट वन वॉज कि फेडरलिज्म में 2 या मोर देन 2 लेवल्स होते हैं। सेकेंड, सब लेवल्स सेम सिटीज़न को गवर्न करते हैं बट उनका एरिया ऑफ जुरिडिक्शन अलग अलग होता है, लॉ के रिलेटेड, टैक्सेशन के रिलेटेड। फिर थर्ड पॉइंट को उसी को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि यहाँ पे पावर्स जो है वो पावर्स भी स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सो दैट कोई भी लेवल एक दूसरे के पावर्स को क्रॉस नहीं कर पाए। देन द फोर्थ फीचर, the fundamental provision of the constitution cannot be changed unilaterally before changing it the both levels are to be consulted। अच्छा, नाउ जो बेसिक प्रोविजंस है, बेसिक प्रिंसिपल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, उन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रोविजंस को, बेसिक प्रिंसिपल्स को कोई भी एक लेवल चेंज नहीं कर सकता है। मतलब सेंटर को मन हुआ तो सेंटर ने चेंज कर दिया, स्टेट को मन हुआ तो स्टेट ने चेंज किया, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इफ़ एट ऑल सी, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पहले बना था, राइट, इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1950, तो उस टाइम के ज़माने के हिसाब से, उस टाइम के जो सिचुएशंस थे उन सिचुएशन के अकॉर्डिंग रूल्स बनाए गए थे, करेक्ट। एंड अब सिचुएशन चेंज हो रही है, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग, सो बेसिक रूल्स को भी थोड़ा अमेंड करना पड़ता है, थोड़ा उसमें चेंजेस लेकर आना पड़ता है, हाँ, सो दैट अभी सी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो पहले नहीं थे, अब है, तो उन सब के लिए चेंजेस करते रहना ज़रूरी होता है, अपडेट्स करते रहना ज़रूरी होता है ना। अगर हमारे पास कोई एप्लीकेशन है मोबाइल फ़ोन में तो भी हम उसका पुराना वर्जन होगा तो हम उसको अपडेट करते हैं, तो सेम थिंग किसके लिए होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए होती है। कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1950, मतलब 1947 48 के टाइम पे जो सिचुएशंस थे उन सिचुएशन को ध्यान में रखकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अपडेट इट, उसको अमेंड करना, उसमें चेंजेस लेकर आना ज़रूरी है क्योंकि टाइम इज़ चेंजिंग, करेक्ट। सो अगर इफ़ एट ऑल कुछ चेंजेस करने हैं तो कोई भी एक लेवल चेंज नहीं कर सकता,
यूनिलेटरली का मतलब क्या होता है? अकेला, सिंगल, एक लेवल चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अगर हमको कुछ भी प्रिंसिपल्स को चेंज करना है, प्रोविजंस को चेंज करना है, तो दोनों लेवल को कंसल्ट करना पड़ेगा। मतलब स्टेट और सेंटर अगर दोनों अग्री करते हैं, है ना, वो 9th में हमने पढ़ा था 2/3 मेजॉरिटी होती है, अगर दोनों अग्री करते हैं तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अकेले कोई भी लेवल बेसिक प्रोविजन में चेंजेस नहीं कर सकती। क्लियर? फोर्थ प्रिंसिपल क्या है हमारा, या फोर्थ फीचर क्या है हमारा, कि जो फंडामेंटल प्रोविजंस है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड यूनिलेटरली एंड इफ एट ऑल यू वांट टू चेंज देम, तो उसके लिए दोनों लेवल को कंसल्ट करना पड़ेगा। नाइदर स्टेट नॉर सेंट्रल, अकेले कोई भी चेंज नहीं कर सकता। इफ चेंज करना है तो दोनों लेवल्स को मिलकर चेंज करना पड़ेगा। ओके, देन आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, दी हाईएस्ट कोर्ट। हाईएस्ट कोर्ट क्या है हमारी कंट्री में? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज दी हाईएस्ट कोर्ट इन आवर कंट्री. So the highest court has power to interpret the constitution and powers of different levels of the government. If at all कुछ मतलब अगर स्टेट और सेंटर के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, है ना, अगर वी नो कि अगर स्टेट और सेंटर दोनों में सेम पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी अगर सिमिलर है, तो इतना प्रॉब्लम कुछ क्रिएट नहीं होगा, है ना। बट अगर दोनों में राइवल पार्टीज़ है, अपोजिशन पार्टीज़ है, तो प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं, दोनों में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं. सो टू अवॉइड दोज कॉन्फ्लिक्ट्स, या अगर उन कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं तो उनको कौन रिजॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करेगा, बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री. सो अगर गवर्नमेंट के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम है, सेंट्रल स्टेट या लोकल के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उन प्रॉब्लम्स को कौन डिसीजन लेगा? सुप्रीम कोर्ट विल टेक द डिसीजन ऑन दोज प्रॉब्लम्स. देन उसके बाद आता है अबाउट द सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू. तो ये हमने सेकेंड पॉइंट में ही पढ़ा था, वो टैक्सेशन और वो सब वाला पॉइंट. सो सिक्स्थ पॉइंट में हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे? सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. दैट मीन्स कौन से लेवल को कौन सा टैक्स मिलेगा, कहाँ से कितना रेवेन्यू किसको मिलेगा, ये क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किया हुआ है, ताकि सेंटर और स्टेट में कोई भी टाइप के आर्ग्यूमेंट्स फ्यूचर में नहीं हो. सो द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आर ऑल्सो क्लियरली मेंशन्ड. सेवेंथ पॉइंट, सेवेंथ फीचर, द फेडरल सिस्टम हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव. फेडरलिज्म हमने इतने लेवल्स बनाए हुए हैं, तो इसका दो मेन ऑब्जेक्टिव है, ट्विन ऑब्जेक्टिव हम बोल सकते हैं. The first one is to safeguard and promote the unity of the country. करेक्ट? क्या है पहला थिंग? कि हम डाइवर्स है लेकिन हमें एक साथ रहना है. वी हैव टू बी यूनाइटेड. तो फेडरलिज्म क्या करना चाहता है? कंट्री को यूनाइटेड रखना चाहता है. एंड सेकेंड, टू एकमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी. मतलब हमने सुना है ना कि इंडिया इज़ द कंट्री जहाँ पर हमारे पास बहुत डाइवर्स कल्चर्स है. तो फेडरलिज्म उन कल्चर्स को ख़त्म नहीं करना चाहता, है ना. हमारा जो बेसिक कल्चर है, हमारी जो डाइवर्सिटी है, वो डाइवर्सिटी भी हमें मेंटेन रखनी है, एंड उसके साथ साथ में हमें कंट्री को यूनाइटेड भी रखना है. गेटिंग? सो फेडरलिज्म का मेन एम क्या है? फेडरलिज्म इज वर्किंग विद ट्विन ऑब्जेक्टिव, ड्यूअल ऑब्जेक्टिव है उसका. द फर्स्ट वन इज़ कि डाइवर्सिटी मेंटेन रखना है, एंड द सेकेंड वन इज़ कि कंट्री की यूनिटी को भी रखना है. डाइवर्सिटी का भी लॉस नहीं होना चाहिए. जो अलग अलग लोग हैं, इतने डिफरेंट कल्चर्स है, लैंग्वेजेस है, तो वो भी ख़त्म नहीं होने चाहिए, लेकिन उसको प्रिजर्व करने में यूनिटी ख़त्म नहीं होनी चाहिए. दोनों चीज़ें, ये दोनों चीज़ों को पैरेलली कौन रन करता है? मतलब पैरेलली साथ में लेकर जाना, ये किसका ऑब्जेक्टिव है? फेडरलिज्म का. एक बार वापस हम लोग सारे पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं. 7 फीचर्स है फेडरलिज्म के. पहला फीचर क्या है? कि देर आर 2 or more than 2 levels या टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट. देन उसके बाद डिफरेंट गवर्नमेंट्स जो है वो सेम सिटीजन्स को गवर्न करती है, बट उनका जो एरिया ऑफ जुरिडिक्शन होता है वो अलग अलग होता है. देन द थर्ड पॉइंट इज़ कि जितने भी लेवल्स हमारी कंट्री में होंगे, उन सबके पावर्स जो है वो पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किए हुए हैं.
सो दैट कोई भी किसी के भी एरिया के अंदर इंटरफेयर नहीं करे। देन हमारा फोर्थ फीचर आता है, 1 मिनट, हमारा फोर्थ फीचर आता है दैट द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज यूनिलेटरली, मतलब कोई भी गवर्नमेंट अकेले इनको चेंज नहीं कर सकती, एंड चेंज करना है तो दोनों ही लेवल्स को कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर दोनों लेवल्स में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो दी हाईएस्ट कोर्ट, दैट इज़ दी सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरप्ट करेगा एंड उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। जो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है, दैट इज़ टैक्सेशन जो है, टैक्स कौन सा टैक्स किसके पास जाएगा, वो भी क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, सो दैट किसी को भी एक दूसरे के ऊपर मनी के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े टू गेट द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, किसी से मनी नहीं लेना पड़े, उसके लिए इट इज़ क्लियरली स्पेसिफाइड कि कहाँ से पैसा किस गवर्नमेंट को मिलेगा। फेडरलिज्म वर्क्स विद द डुअल ऑब्जेक्टिव, पहला है टू सेफगार्ड द यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड दूसरा क्या है, टू प्रमोट द रीजनल डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्सिटी को भी हमें मेंटेन रखना है एंड उसके साथ में यूनिटी को भी लेकर चलना है। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है। अगर बेल्जियम में हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि दोनों ही कम्युनिटीज़ जो थी वो लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर रही थी एंड दे वांटेड टू लिव टुगेदर। गेटिंग, श्रीलंका में ये सिचुएशन नहीं थी। श्रीलंका में वेरी फर्स्ट थिंग, सिन्हलास डिडंट वांटेड के तमिल्स उनके साथ में रहे, एंड सेकेंड थिंग कि दोनों ही पार्टीज़ के बीच में, दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में ट्रस्ट भी नहीं था। करेक्ट। एंड बेल्जियम में भी सॉ दी अपोजिट, बेल्जियम में दोनों कम्युनिटीज़ एक दूसरे पे ट्रस्ट भी कर रही थी एंड दे वांटेड टू लिव इन अ सेम कंट्री, एंड दैट वाज द रीज़न जिसकी वजह से वहाँ पर फेडरल सिस्टम ने वर्क किया। जहाँ पर हमारा जो हमने पढ़ा था ना कि रीजनल एकोमोडेशन किया, डिफरेंट कम्युनिटीज़ को एकोमोडेट किया, तो वो कैसे पॉसिबल हुआ, बिकॉज दोनों कम्युनिटीज़ हैड ट्रस्ट ऑन ईच अदर एंड दोनों कम्युनिटीज़ एक दूसरे के साथ में रहना चाहती थी। ठीक है, अगर हम किसी भी कंट्री का एग्जाम्पल ले तो वेरी फर्स्ट थिंग, अगर हम एक कंट्री में रहते हैं तो हमें एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि वी हैव टू लिव टुगेदर। अगर हम रहना ही नहीं चाहते, अगर वी से कि नहीं ये कम्युनिटी है तो इस कम्युनिटी को निकालो या दूसरी कम्युनिटी को निकालो, अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर कोई भी रूल्स हम बनाए, कितना भी हम प्रॉपर अरेंजमेंट करें, फेडरलिज्म या पावर शेयरिंग वर्क नहीं करेगा। इफ़ यू वांट पावर शेयरिंग टू वर्क, तो वेरी फर्स्ट थिंग, जितनी भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ है दे शुड हैव म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, एंड द सेकेंड वन इज़ के दे शुड, मतलब देर शुड बी समथिंग जो उनको बोले कि दे हैव टू लिव टुगेदर। अगर दे हैव डिसाइडेड कि उनको एक साथ नहीं रहना है, फिर हम कितने भी चेंजेस करेंगे वो एक साथ नहीं रहेंगे। सो अगर वी वांट, अगर हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट प्रॉपर रूल्स बनाए एंड ऑल, तो उसके लिए वी ऑल्सो हैव टू डू समथिंग। वेरी फर्स्ट थिंग, वी हैव टू ट्रस्ट दी डिफरेंट कम्युनिटीज़ कि अगर हम उनके साथ में अच्छे हैं तो वो भी हमारे साथ में अच्छे रहेंगे, ये ट्रस्ट होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज़ एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, मतलब वी हैव, दिस इज़ आवर कंट्री और यहाँ पर हम सब एक साथ में रहेंगे। सो ये आइडियल फेडरलिज्म का एस्पेक्ट्स है। सो यहाँ पे वी कंप्लीटेड विद द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। पहला टाइप है हमारा कमिंग टुगेदर फेडरेशन। क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म या फेडरेशन हम बोल सकते हैं। एंड हमारा सेकेंड टाइप जो है इज़ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। हमारा दूसरा टाइप कौन सा है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं विथ कमिंग टुगेदर। ओके, व्हेन एन इंडिपेंडेंट स्टेट कम टुगेदर एंड बिकम अ बिगर यूनिट to retain their identity and increase the security, this is called as coming together federation. Okay, so इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करके 9th स्टैंडर्ड में जाएंगे हम। 9th स्टैंडर्ड में हमारा पहला ही हिस्ट्री का चैप्टर जो था वॉज फ्रेंच रिवोल्यूशन।
ठीक है, वहाँ पे लीडर या रूलर था हमारा लुइस 16। एंड हमने पढ़ा था कि लुइस 16 व्हेन ही केम टू थ्रोन तो ही फाउंड दी एम्प्टी ट्रेजर, और उस एम्प्टी ट्रेजर के हमने रीजंस पढ़े थे। उन रीजंस में एक रीज़न था दैट फ्रांस हेल्प्ड 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, राइट। हमने ये लाइन अच्छे से आपको याद भी होगी बिकॉज बार बार पढ़ी थी हमने। सो व्हाट वाज इट कि फ्रांस हेल्प्ड 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन इंडिपेंडेंस। तो वी ऑल नो कि ब्रिटिशर्स ने अमेरिका दैट इज़ यूएसए को भी क्या बोल सकते हैं रूल किया था, एंड यूएसए ने फ्रांस का हेल्प लिया था टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटेन। नाउ अमेरिका वॉज अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स, क्योंकि अमेरिका में पहले ये जो 13 स्टेट्स थे ये अलग अलग थे, इंडिविजुअल स्टेट्स थे, एंड ड्यू टू दैट रीज़न ब्रिटेन वॉज एबल टू कैप्चर देम, है ना। छोटे स्टेट्स से जितने पावरफुल नहीं होते एंड पीपल ईजीली अटैक ऑन देम, तो इसकी वजह से अमेरिका ब्रिटेन के अंडर था। बट आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस अमेरिका ने डिसाइड किया था कि अगर वो लोग अभी भी सेपरेटेड रहे तो देर आर चांसेस कि फिर से दे कुड बी अटैक्ड, कोई और उनको आकर अटैक करेगा, कोई और उनको आके रूल करना शुरू कर देगा। एंड फॉर दैट रीज़न उन्होंने क्या किया, दे केम टुगेदर और उन्होंने अपनी खुद की एक पूरी कंट्री, जो 13 कॉलोनीज थी अलग, जो 13 डिफरेंट स्टेट्स थे, उन स्टेट्स को एक साथ में कंबाइन कर कर दे फॉर्म्ड अ कंट्री। तो ऐसे टाइप के फेडरेशन को हम क्या बोलते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है वो एक साथ आते हैं, एक बड़ा यूनिट फॉर्म करते हैं ताकि उनकी एक आइडेंटिटी भी फॉर्म हो, है ना। छोटी सी कंट्री है तो इतना ज़्यादा आइडेंटिफाइड भी नहीं होती, एंड प्लस सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं। सो जब एक इंडिपेंडेंट स्टेट एक साथ में आते हैं ताकि अपनी आइडेंटिटी रिटेन कर सके, सिक्योरिटी इंक्रीज कर सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब किसका एग्जाम्पल है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन का। ऑल द स्टेट्स इन कमिंग टुगेदर फेडरेशन हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर जितने भी स्टेट्स होंगे, जैसे अगर हमें अमेरिका का पता है देयर आर 13 स्टेट्स, ठीक है, तो जितने भी स्टेट्स हैं उनके पास इक्वल पावर्स होगा और इक्वली वो लोग स्ट्रॉन्ग भी रहेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि किसी के पास ज़्यादा पावर्स है, किसी स्टेट के पास कम पावर्स है, तो ऐसा नहीं होगा। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में पावर्स विद डिफरेंट स्टेट्स आर सेम, ओके। तो कमिंग टुगेदर में हमने क्या पढ़ा, वेरी फर्स्ट थिंग, जब इंडिपेंडेंट स्टेट एक साथ आते हैं एंड फॉर सिक्योरिटी रीजंस, तो उसको हम क्या कहते हैं, कमिंग टू बिकम अ बिगर यूनिट और सिक्योर रहने के लिए, तो इट इज़ कॉल्ड एज कमिंग टुगेदर फेडरेशन। यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन के। देन ऑल दी स्टेट्स इन कमिंग टुगेदर फेडरेशन हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग। जितने भी स्टेट्स होते हैं इसके अंदर सबके पास इक्वल पावर्स होती है और सब इक्वली स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो दिस वॉज आर फर्स्ट टाइप ऑफ फेडरलिज्म या फर्स्ट टाइप ऑफ फेडरेशन, दैट इज कमिंग टुगेदर। अब आता है हमारा सेकेंड टाइप, दैट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। यहाँ पर क्या होता है, लेट्स सी, when the large country decides to divide its power between the state and the national, that is central government। जब एक बड़ी कंट्री, बिकॉज एक अकेला लेवल तो पूरी कंट्री को गवर्न नहीं कर सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो जब एक बड़ी कंट्री बेटर गवर्नेंस के लिए, बेटर तरीके से गवर्न कर पाए, कंट्री को डेवलप कर पाए, इसके लिए जब एक कंट्री अपने पावर्स को डिवाइड करती है बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। उसको हम क्या कहते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। व्हेन अ लार्ज कंट्री वो डिसाइड करती है टू कम टुगेदर, व्हेन अ लार्ज कंट्री डिसाइड करती है कि कैसे वो लोग पावर्स को शेयर करेंगे बिटवीन स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको हम क्या कहेंगे, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, कमिंग टुगेदर में इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं, दे फॉर्म अ फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, ऑलरेडी एक लार्ज कंट्री होती है एंड वो कंट्री अपने पावर्स को सेंट्रल और स्टेट में डिवाइड करती है। इंडिया, स्पेन, बेल्जियम,
ये किसके एग्जाम्पल है? होल्डिंग टुगेदर के। सो इंडिया के एग्जाम्पल से ही हम समझ सकते हैं कि इंडिया में अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होता तो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो इतना लार्ज पॉपुलेशन उसको गवर्न कर पाए, हर एरिया को प्रॉपर तरीके से डेवलप कर पाए। सो उसकी वजह से हमने क्या किए, पावर्स को डिवाइड किए विद द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। देन उसके बाद फॉर अ स्टेट ऑल्सो इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि हमने देखा है कि फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि हरियाणा का पॉपुलेशन बेल्जियम एंड श्रीलंका के से ज़्यादा था, है ना। पूरा बेल्जियम का पॉपुलेशन वॉज 1 करोड़ एंड यहाँ पे हरियाणा का पॉपुलेशन वॉज मोर देन 2 करोड़। आई थिंक ना इंडिया का एक छोटा सा स्टेट जो है उसका पॉपुलेशन भी वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज से ज़्यादा है। सो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो कि वो इतने लार्ज पॉपुलेशन को गवर्न करे, इसलिए उन्होंने क्या किया, थर्ड टायर को भी इंट्रोड्यूस किया, दैट वॉज लोकल। तो ये क्या हो गया, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। जब एक लार्ज कंट्री अपने पावर्स को डिवाइड करती है बिटवीन सेंट्रल, स्टेट एंड मेनी कंट्रीज में विद द लोकल गवर्नमेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ओके, यहाँ पे पावर शेयर्ड आर अनइक्वल, जो पावर शेयर हो रहे हैं वो अनइक्वल होते हैं। दैट इज़ वी नो सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स होते हैं, स्टेट के पास कम पावर्स होते हैं। सो होल्डिंग टुगेदर का और कमिंग टुगेदर का क्या डिफरेंस है? होल्डिंग कमिंग टुगेदर में डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर में एक कंट्री डिवाइड्स इट्स पावर। कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल क्या है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। कमिंग टुगेदर में क्या होता है, जितने भी स्टेट्स हैं सबके पास इक्वल पावर्स होंगे, गेटिंग एवरी स्टेट हैज़ इक्वल पावर, इक्वली स्ट्रांग होते हैं। बट होल्डिंग टुगेदर में पावर्स अनइक्वल शेयर होते हैं, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मेजर पावर्स है। ओके, सो ये था हमारा टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म या टाइप्स ऑफ फेडरेशन, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, वाई फेडरलिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया के अंदर फेडरलिज्म इम्पॉर्टेंट क्यों है, मतलब वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें पावर्स को शेयर करना चाहिए, ठीक है। सो हम देखेंगे इसके पीछे इंडिया का थोड़ा अगर हम इंडिया की बात करें तो पावर शेयर करना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर नहीं की तो पास्ट कुड रिपीट। सी वी ऑल नो के 1947 में व्हेन वी गॉट द इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस केम विद द पार्टीशन, है ना। हमें पता है कि इंडिपेंडेंस के टाइम वी गॉट डिवाइडेड इनटू 2 कंट्रीज, ठीक है। तो अगर हम पावर्स, दैट वाज द रिजल्ट कि जब एक कम्युनिटी को ट्रस्ट नहीं था, है ना। सेम थिंग वेंट विथ श्रीलंका ऑल्सो, तमिल्स डिडंट ट्रस्टेड सिन्हालाज, करेक्ट, इसलिए उन लोगों ने इंडिपेंडेंट स्टेट का डिमांड किया एंड फाइनली इट लेड टू सिविल वॉर। सो इंडिया के अंदर भी अगर पार्टीशन हुआ 1947 में, वी सफर्ड द पार्टीशन, तो दैट क्लियरली मेंट के कम्युनिटीज़ को, मतलब अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर मेजरली वी हैव द रिलीजियस कम्युनिटीज़। सो रिलीजियस कम्युनिटीज़ को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं था एंड ड्यू टू दैट रीज़न इट लेड टू पार्टीशन, करेक्ट। अगर ट्रस्ट होता, म्यूचुअल ट्रस्ट होता, एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर जो हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा था, अगर वो सब चीज़ें होती तो पार्टीशन नहीं हुआ होता। बट पार्टीशन हुआ, दैट क्लियरली सेज के पावर शेयरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं की गई थी। ड्यू टू दैट रीज़न द कम्युनिटीज़ फेल्ट के दे आर नॉट सिक्योर्ड एंड इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, दे डिसाइडेड टू गेट द सेपरेट कंट्री। तो देखते हैं कि इंडिया में क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। लेट्स गो विद दैट। इंडिया इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड अ ब्लडी पार्टीशन। ऑल नो के बहुत खून खराबा हुआ था एंड इट वॉज वेरी पेनफुल फॉर बोथ द साइड्स, हमारे लिए भी एंड टू द अदर कंट्री ऑल्सो। दोनों ही साइड पर बहुत प्रॉब्लम्स आए थे ड्यू टू पार्टीशन। पार्टीशन वॉज मेनली ड्यू टू द रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स इन द कंट्री। पार्टीशन मैंने बताया कि हमारी कंट्री में देर वर डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ एंड वो कम्युनिटीज़ एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करती थी। तो इंडिया में पार्टीशन बेसिकली किस वजह से हुआ था, बिकॉज ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़, दैट इज़ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से इट लेड टू पार्टीशन। ये तो हमने पढ़ा अबाउट टिल द पार्टीशन या टिल द फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। नाउ हमें पता है कि पार्टीशन होने के बाद भी इंडिया, ब्रिटिशर्स लेफ्ट अस विद द ऑप्शन, है ना। उन्होंने बोला हमें
डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स को कि इफ़ दे वांट टू गो विथ इंडिया तो वो इंडिया के साथ रह सकते हैं, इफ़ दे वांट टू गो विथ पाकिस्तान दे कैन स्टे विथ पाकिस्तान, एंड अगर उनको इंडिपेंडेंट कंट्री फॉर्म करना है तो इवन वो लोग वो भी कर सकते हैं, दे कैन फॉर्म देयर इंडिपेंडेंट कंट्री. सो अगेन पावर शेयरिंग ज़रूरी था, क्योंकि अगर पावर शेयर नहीं करते तो मे बी इंडिया वुड हैव डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे मतलब पीसेस हो गए होते कंट्री के, अगर हमने पावर शेयरिंग अग्री नहीं किया होता तो. सो देयर वर सेवरल प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया दैट बिकम द पार्ट ऑफ द कंट्री. करेक्ट, इतने डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स थे जो इंडिया का पार्ट बने, तो इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि हम उन स्टेट्स के साथ पावर शेयर करें. In countries with such partition, it is important to share the powers to avoid further conflicts. जिस कंट्री का ऑलरेडी एक वर्स्ट पार्टीशन के थ्रू हम गए, फिर उसके बाद वी सॉ के वापस कंट्री के अंदर रिलीजियस कम्युनिटीज़ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे थे. सो अगर एक ऐसी कंट्री है तो उस कंट्री के अंदर पावर शेयर करने चाहिए, लेवल्स फॉर्म करने चाहिए, क्योंकि अगर हमने लेवल्स फॉर्म नहीं किए, हमने पावर शेयर नहीं किए तो इट कुड लेड इनटू दी फर्दर कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब वापस आगे चलकर रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच में इश्यूज आ सकते हैं. सो इंडिया एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ फेडरेशन एंड पावर्स आर शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट. तो ये सब अवॉइड करने के लिए इंडिया ने क्या एक्सेप्ट किया कि ठीक है, विल फॉलो द पॉलिसी ऑफ फेडरेशन और हम अपने पावर्स को शेयर करेंगे विद द स्टेट गवर्नमेंट. Due to the size and population, later the third level, that is local level, was also introduced. As I told you कि क्योंकि स्टेट के लिए भी it was not possible to govern such a large population, इसीलिए प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए, गवर्न करने के लिए the third level was also introduced, and that third level was local government. ठीक है, विलेजेस में it is known as पंचायत and cities में it is known as municipality. ठीक है. So this is the reason कि why federalism is important to our country. Next आता है हमारा what makes India a federal country. ना I told you कि इंडिया ने federalism adopt किया है, तो कैसे क्या क्या पॉलिसीज हमने फॉर्म की है, कैसे पावर्स को हमने डिवाइड किया है, किसके पास कौन से पावर्स है, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे. The Indian Constitutional originally provided with two levels, that is state and central. Indian Constitution में दो levels थे, state और central, but हमने फिर third level भी introduce किया, that is municipalities and the पंचायत. ये हम पढ़ चुके हैं पहले. Indian Constitution में there were only two levels, state और central, but बाद में due to population, proper governance, हमने एक third level भी introduce किया, and that is known as municipalities in cities and पंचायत in villages. The powers are clearly stated in the three list mentioned below. अब यहाँ पे local के powers नहीं दिए, because when constitution was formed तब local level इतना powerful नहीं था या इतना ज़्यादा existence में नहीं था, इसीलिए powers को सिर्फ और सिर्फ state और central में divide किया गया था. and तीन list थी, देखते हैं वो कौन से list थी. The first one was the union list. This included the subject of national importance such as defense, foreign affairs, communication, banking and currency. क्या दिया हुआ है? यूनियन लिस्ट, मतलब सेंट्रल लिस्ट भी आप इसको बोल सकते हो. इसके अंदर वो मैटर्स थे, वो सब्जेक्ट्स थे जो पूरे कंट्री को अफेक्ट करते हैं. डिफेंस हो गया, फॉरेन रिलेशंस हो गया, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया. ये सब चीज़ें किसके पास में थी? इस सब चीज़ों के रिलेटेड लॉज कौन बना सकता था? ओनली एंड ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट. द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट कैन अलोन मेक लॉज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मेंशन रहेंगे उन सब्जेक्ट्स के रिलेटेड लॉज कौन बनाता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो हमारा यहाँ पे यूनियन लिस्ट खत्म हुआ. सो क्या पढ़ा यहाँ पे? इंडिया फेडरल कैसे है? तो इंडिया ने पावर्स शेयर किए बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल और बाद में फिर लोकल को भी इंट्रोड्यूस किया. यहाँ पे सब्जेक्ट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. उन कैटेगरीज को हमने क्या नाम दिया है? लिस्ट. पहला लिस्ट है यूनियन लिस्ट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल लिस्ट. यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट के ऊपर जो डिसीजंस है आर टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, द सेकेंड वन इज द स्टेट लिस्ट. It includes the subject
It includes the subject of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture, etc. स्टेट लिस्ट में कौन से मैटर्स होते हैं जो स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं? पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ये सब के डिसीजंस कौन लेता है? द स्टेट गवर्नमेंट. The state government alone can make laws relating to the subject mentioned in the state list. State list में जो भी subjects है उन subjects के लिए या उन matters के लिए अगर law बनाना है तो state government को central के साथ कोई मतलब central से permission लेने की ज़रूरत नहीं है. Central state independently इनके लिए laws बना सकता है. Clear? So हमने दो list पढ़ी, union that is central और state list. यूनियन लिस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाता है, स्टेट लिस्ट पर स्टेट गवर्नमेंट. अच्छा, अब तीसरी लिस्ट आती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है. ये लिस्ट का नाम क्या है? द कॉन्करेंट लिस्ट. अब कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो दोनों ही एरियाज को अफेक्ट करते हैं. दैट इज स्टेट को भी अफेक्ट करते हैं एंड साथ साथ में सेंटर को भी अफेक्ट करते हैं. अगर मैटर्स दोनों को अफेक्ट कर रहे हैं तो कोई एक तो डिसीजन नहीं ले सकता उसमें. करेक्ट? अगर मैटर्स दोनों को अफेक्ट कर रहे हैं तो सेंट्रल और स्टेट मिलकर डिसीजन लेते हैं. इट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट फॉर बोथ स्टेट एंड सेंट्रल. इसमें क्या होता है? ये स्टेट और सेंट्रल दोनों के रिलेटेड मैटर्स इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, सच एज एजुकेशन हुआ, फॉरेस्ट, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन. ये सब मैटर्स जो है वो पूरे कंट्री एज वेल एज स्टेट दोनों को अफेक्ट करता है. इसीलिए इनके रिलेटेड डिसीजन स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर लेते हैं. बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट. इफ देर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट then the opinion or law made by the central government will prevail. क्या दिया हुआ है यहाँ पे? There are certain subjects जो स्टेट और सेंट्रल दोनों को अफेक्ट करते हैं, तो उन मैटर्स को हम कहाँ पे रखते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट में. ठीक है? कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जितने भी मैटर्स हैं उनके ऊपर डिसीजन सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर लेते हैं. एंड इफ सपोज अगर दोनों के डिसीजंस में या दोनों के जो ओपिनियंस है उन ओपिनियंस में डिफरेंसेस है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ओपिनियन दिया है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉ फॉर्म किया है उसी लॉ को हम लोग अप्लाई करेंगे. स्टेट का वहाँ पर फिर इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा. क्लियर? पहला चांस दोनों को दिया जाएगा कि दोनों मिलकर डिसीजन ले. अगर दोनों का आंसर्स अपोजिट है, इफ सेंटर इज सेइंग कि येस वी शुड डू इट, स्टेट इज सेइंग कि नहीं वी शुड नॉट डू इट, तो फिर ऐसे सिचुएशन में वी विल फॉलो द सेंट्रल गवर्नमेंट. क्लियर? The subject that does not include in state or union list are called as residuary subject and are included in the concurrent list. अभी कुछ ऐसे भी subjects थे या ऐसे भी matters थे जो स्टेट और यूनियन दोनों में इंक्लूडेड नहीं है. गेटिंग? मतलब ये सब बना था 1950s के टाइम पर, तो उस टाइम पे देर आर मेनी थिंग्स जो अब है पर तब नहीं थी. नहीं, अगर हम नेटवर्क के रिलेटेड, ब्रॉडकास्टिंग के रिलेटेड बात करें, इंटरनेट के रिलेटेड बात करें, तो इंटरनेट अब है, दैट टाइम नहीं था. व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, व्हेन लिस्ट वेर प्रिपेयर्ड, तो उस टाइम पर ये नहीं था. एंड इफ़ नहीं था तो हम इसको कौन से लिस्ट में डाल सकते थे? किसी भी लिस्ट में नहीं. तो ऐसे मैटर्स जो अभी न्यूली इमर्ज हुए हैं तो उन मैटर्स को हम क्या बोलते हैं या उन सब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स. एंड इन सब्जेक्ट्स को कहाँ पर डाला जाता है? कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर. क्लियर? सो यहाँ पे हमने 3 लिस्ट के बारे में पढ़ा. द फर्स्ट वन वॉज द स्टेट यूनियन लिस्ट, द सेकेंड वन वॉज द स्टेट लिस्ट एंड द थर्ड वन वॉज द कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट में वो सारे मैटर्स आते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है. स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट एंड कॉन्करेंट में दोनों मिलके डिसीजन लेते हैं. इफ़ दोनों का डिसीजन अपोजिट है तो द डिसीजन टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज फाइनलाइज्ड. सो आज का टॉपिक हम बस यहीं पर क्लोज करते हैं. आज हमने क्या क्या पढ़ा था? फर्स्ट वी स्टडीड अबाउट कि फेडरलिज्म क्या है. व्हेन पावर्स आर डिवाइडेड इनटू मोर लेवल्स, 2 और मोर लेवल्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? फेडरलिज्म.
देन हमने लेवल्स पढ़े थे, स्टेट और सेंट्रल, देन टाइप ऑफ गवर्नेंस, यूनिलेटरल एंड फेडरल गवर्नमेंट। यूनिलेटरल में क्या होता है, द पावर्स आर हेल्ड ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये एक लेवल के पास होते हैं, एंड जो बाकी के लेवल्स है वो उसके सबऑर्डिनेट होते हैं। फेडरल में पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जितने भी लेवल्स है सब में डिवाइड होती है। फीचर्स हमने पढ़े थे, 2 और मोर लेवल्स सेम सिटीजन्स को गवर्न करते हैं बट एरिया ऑफ गवर्नेंस अलग होता है। पावर्स हर एक लेवल के क्लियरली मेंशन्ड है, अगर कुछ चेंजेस करते हैं तो चेंजेस कैन नॉट बी डन यूनिलेटरली। देन आफ्टर दैट अगर दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट विल टेक द फाइनल डिसीजन। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू भी क्लियरली स्पेसिफाई किया हुआ है। देन फेडरल गवर्नमेंट का 2 मेन ऑब्जेक्टिव होता है, पहला टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, एंड उसके साथ साथ में डाइवर्सिटी को भी मेंटेन रखना। फेडरल सिस्टम एंड आइडियल फेडरलिज्म हैज़ 2 एस्पेक्ट्स, पहला तो म्यूचुअल ट्रस्ट एंड दूसरा एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, दैट इज वी शुड ट्रस्ट ईच अदर, एंड दूसरा क्या है कि वी शुड डिसाइड टू लिव टुगेदर। अगर हम ये डिसाइड करेंगे तो ही वी कैन लिव पीसफुली इन आवर कंट्री। देन टाइप ऑफ फेडरलिज्म या टाइप्स ऑफ फेडरेशन, द फर्स्ट वन वॉज कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जहाँ पर इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ आते हैं, दे फॉर्म अ बिगर यूनिट सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आर दी एग्जाम्पल। यहाँ पे सब स्टेट्स के पास इक्वल पावर्स होती हैं एंड दे आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। देन उसके बाद आता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। सो यहाँ पे लार्ज कंट्री जब अपने पावर्स को स्टेट और सेंट्रल में डिवाइड करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, एंड दिस इज कॉल्ड एज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इंडिया, स्पेन, बेल्जियम आर दी एग्जाम्पल्स। यहाँ पे पावर्स अनइक्वली शेयर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मेजर पावर्स होते हैं। फेडरलिज्म इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इंडिया का हिस्ट्री इज़ बीन के हमने पावर शेयर नहीं किए थे या फिर देर वॉज नो म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द कम्युनिटीज़, जिसकी वजह से इंडिया फेस्ड अ पार्टीशन, एंड ये पार्टीशन फर्दर नहीं हो या फर्दर हमें ये पार्टीशन जैसा सिचुएशन फेस नहीं करना पड़े, इसीलिए इंडिया ने फेडरलिज्म अडॉप्ट किया एंड इंडिया के लिए फेडरलिज्म ज़रूरी था। लास्टली इंडिया फेडरल कैसे है, सो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनली पहले 2 लेवल्स थे बट बाद में फिर 3rd लेवल को इंट्रोड्यूस किया गया। देन पावर्स जो है वो स्पेसिफाई किए इन डिफरेंट लिस्ट। पहला यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट्स है उन पर डिसीजंस आर टेकन बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दिस। दूसरा आता है स्टेट लिस्ट, तो जो भी सब्जेक्ट जो भी टॉपिक्स स्टेट के रिलेटेड है दे आर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट, एंड यहाँ पे द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉज रिलेटिंग टू इट। कॉन्करेंट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो स्टेट और सेंट्रल दोनों को अफेक्ट करते हैं, दोनों गवर्नमेंट मिलकर डिसीजन लेती है, एंड इफ़ देर इज़ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओपिनियंस तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन को कंसिडर किया जाता है। एंड लास्टली जो सब्जेक्ट्स सेंटर और स्टेट लिस्ट दोनों में नहीं है दे आर कॉल्ड एज रेसिडुअरी सब्जेक्ट, और उनको हम कहाँ पर डालते हैं, इन दी कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। विल सी कि इंडिया ने कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।